Welcome to my YouTube channel AKM Classes which is useful for the trainers। आज हम ट्रेनर क्वालिफ़िकेशन पैक के अंदर एक अनदर एलिमेंट, पिछले कल हमने एलिमेंट 1 किया था जो था कि किस तरह से हम असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज़ किस तरह से हम असेसमेंट को कंडक्ट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेनर क्वालिफ़िकेशन पैक के अंदर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अंडरटेक असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एज़ पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड में हम एलिमेंट 2 करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड में कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज़ प्रिपेयर फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एज़ पर स्टैंडर्ड, जो हमने पिछले वीडियो में किया था एलिमेंट 1। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे एलिमेंट 2, दैट इज़ कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रहेगा एलिमेंट 3, डॉक्यूमेंट असेसमेंट रिजल्ट एंड वेरीफाई एंड सबमिट एविडेंसेस। हम जो आज करने जा रहे हैं दैट इज़ एलिमेंट 2, कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो इस एलिमेंट 2 के अंदर हैं वो हैं, फर्स्ट इज़ PC6, use assessment tool for various purposes। The various purposes: evaluate level of competence, evaluate learning retention, monitor learner process against program and session objective, identify learner needs against required curriculum, provide feedback to the learner on progress, create development plan for further learning, assess learning styles, assess learner soft skills। PC7 है gather information of performance applying for the principle of assessment and rules of evidence। PC8 is evaluate the collected evidence to check whether it reflects the evidence required to demonstrate competence। Then PC9 is use judgment for infer whether competence has been demonstrated based on the available evidence and in line with agreed assessment procedure and plan। PC10 is record assessment decision whether competency mentioned in the assessment criteria has been achieved। And PC11 is identify level of competence achieved as well assessment criteria as well as learning gaps। PC12 is provide clear and constructive feedback to the candidate regarding the assessment decision and clearly document follow-up if required। And PC13 is prepare development plan for the learner to cover the learning gaps as identified in the assessment। PC6 is use assessment tool for various purposes। A learner level of competency can be judged through KSA। KSA means knowledge, skill and attitude। कि कोई भी लर्नर है उसकी कॉम्पिटेंसी, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होती है कि जो हमारे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग कोई पर्सन जो है बिहेव कर रहा है या सीख रहा है या नहीं। कभी भी लर्नर की कॉम्पिटेंसी लेवल को जज करना है तो उसकी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे चेक की जाती है असेसमेंट के थ्रू। कैसे उसका चेक किया जाता है। देन असेसमेंट इज़ पर्पसफुल टू इवेलुएट कंटेंट रिटेंशन। जो भी पर्पसेस आते हैं इसमें नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड को परखने के लिए, उसमें सबसे पहले पर्पसफुल किस लिए होता है कि कंटेंट रिटेंशन, उसको हमारे कंटेंट के बारे में कितनी नॉलेज हुई है। कंटेंट की रिटेंशन किस मोड से हम पता कर सकते हैं। जहाँ पे हम टेस्ट वेयर नोट्स और टेक्स्ट बुक आर परमिटेड। आपने देखा होगा वर्कशीट, आपने सुना हुआ है कि हर चैप्टर्स या हर मॉड्यूल्स, हर टॉपिक के बाद क्या कुछ एक्सरसाइज होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं। बुक्स के अंदर ही दे रखे होते हैं, पार्टिसिपेंट बुक्स में जनरली ये फॉलोअप होता है प्रोसीजर। उसको चेक किया जाता है, वो जो एक ट्रेनी है वो उसको फिल करता है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक अलाउड है, उसके नोट्स भी अलाउड हैं जिसकी बेस पे वो एक्सरसाइज को सॉल्व करता है। देन बात करेंगे हम नेक्स्ट
जो मोड है कंटेंट रिटेंशन का फाइंड आउट करने के लिए, टेक होम असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। कोई प्रोजेक्ट्स हम दे सकते हैं, उसको असाइनमेंट्स दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बेस पे वो क्या प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स को किस तरह से अटेम्प्ट करता है उसके बेस पे। देन स्टूडेंट में टेस्ट होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है स्टडी करता है। One can easily monitor learner progress against program and session objective through answer to be given by trainees to the question to be asked in the assessment. So learner की progress अगर हमें find out करनी है किसी भी प्रोग्राम में, सो उसकी सेशन ऑब्जेक्टिव्स को अगर फाइंड आउट करना है तो हम उसके आंसर से, जो आंसर वो देता है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं एज ए ट्रेनर कि ये पर्टिकुलर आंसर जो है अप टू द मार्क है या नहीं है। सो इस तरह से हम असेसमेंट में कंटेंट रिटेंशन के बारे में पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना कंटेंट रिटेन हुआ है, कितना याद हुआ है। देन सेकेंड इज़ आइडेंटिफाई Learner learning need against required curriculum is another purpose of assessment. By conducting trainer will be able to assess the level of understanding of the student. So अगर जो लर्निंग की नीड्स हैं, जैसे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर जो ऑब्जेक्टिव हैं, सो असेसमेंट से वो भी पता चल जाती हैं कि एक असेसमेंट लेने से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाता है। असेसमेंट हेल्प टू प्रोवाइड फीडबैक to learner on progress by knowing the performance of the learner with respect to objective. So ये कहीं ना कहीं असेसमेंट जो ये फीडबैक प्रोवाइड करती है लर्नर के प्रोग्रेस की के लिए कि वो स्टार्टिंग में किस तरह से था, कितना उसका नॉलेज था, कितना उसने इम्प्रूव किया है with respect to objective. Not only provide feedback but also about the trainer. असेसमेंट सिर्फ फीडबैक लर्नर को ही नहीं देता है, ट्रेनर्स को भी एक फीडबैक देता है कि जो भी असेसमेंट कंडक्ट किए है ट्रेनर ने, है ना, वो कितनी पर्पसफुल थी, कितना उसका किस तरह का क्राइटेरिया था, इज़ इट हेल्पफुल और प्रॉपर थी या नहीं थी, प्रॉपरली कंडक्ट हुई है। और उसके बेस पे ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो ट्रेनर ने असेसमेंट ली है वो फर्दर अगर लर्निंग उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है किसी स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए वो क्या डेवलपमेंट, क्या ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे उस जो लर्नर्स हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करवाया जा सके और अच्छा काम करवाया जा सके। Assessment help in finding the different learning style of trainees present in the training, which will help trainer to plan the session accordingly. So कहीं ना कहीं असेसमेंट ये भी फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, कि लर्निंग का स्टाइल किस स्टूडेंट्स पे किस तरह का है। जैसे कि हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो कैनेस्थेटिक्स होते हैं, कुछ जो है ऑडिबल होते हैं, कुछ विजुअल होते हैं। सो हमने ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो एक अनदर वीडियो में किए थे लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर। सो जहाँ पे हमने ये 3 लर्निंग स्टाइल डिस्कस किए थे कि हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है। तो असेसमेंट से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि लर्नर कौन सा लर्नर जो है वो किस लर्निंग स्टाइल से कोई चीज़ को सीखता है। इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सभी को पता है कि सॉफ्ट स्किल की अपनी सोशलिस्टिक स्किल्स जो हैं उसकी अपनी इम्पोर्टेंस हैं। सो कहीं ना कहीं असेसमेंट से हमें फाइंड आउट हो जाता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये सॉफ्ट स्किल ज़रूरी भी बहुत होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी प्रॉब्लम स्किल, सॉल्विंग स्किल्स, एटीट्यूड, एटिकेट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी, टीम वर्क में कैसे काम करना है, इन स्किल्स के बारे में पता चल जाता है और कौन कौन से एरिया में उनकी इम्प्रूवमेंट चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, इसका हमें पता चल जाता है। नाउ पीसी सेवन्थ इज़ सेकंड है इस एलिमेंट में, वैसे नंबर वाइज ये पीसी 7 है। गैदर एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एंड रूल्स ऑफ एविडेंस। सो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट और रूल्स ऑफ एविडेंस हैं उनमें आते हैं हमारे पास सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट है, दैट इज़ प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकलिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हम असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं है ना, उसकी कोस्ट नॉर्मल हो, वो इकनॉमिकल हो, टेस्ट टाइम जो है वो लिमिटेड हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा लंबा या लेंथी टेस्ट दे रखा है, टाइम एफिशिएंट हो पर्टिकुलरली। एंड सेकेंड एलिमेंट है रिलायबिलिटी। सो
रिलायबिलिटी में द प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी बताता है द स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर ओवर टाइम एंड डिफरेंट रेटर्स. सो जनरली 4 टाइप की रिलायबिलिटी यहाँ पे एक स्टूडेंट रिलेटेड हो, चाहे उसकी डे टू डे या जो डेली लाइफ से रिलेटेड टेस्ट होना चाहिए सो दैट कि वो इजीली अटैम्प्ट कर सके. देन रेटेड हो वो टेस्ट, है ना, उसमें बाइसनेस ना हो, सब्जेक्टिविटी भी हो, ऑब्जेक्टिविटी भी हो, है ना, और बेसिक नेचर के टेस्ट होने चाहिए सो दैट कि जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जा सके. देन वैलिडिटी का मतलब है यहाँ पे कि इट क्लेम्स टू द मेजर दैट कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट जो है एज़ पर द सिलेबस या करिकुलम होना चाहिए. क्राइटेरिया क्या था आपका, कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी कैसी है ना, कॉन्सिक्वेंट कैसे आएंगे, है ना. ऑथेंटिसिटी में हम बात करते हैं कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, ये नेचुरल लैंग्वेज में है, मीनिंगफुल है, रेलेवेंट है, इंटरेस्टिंग है, अकॉर्डिंग टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपने दिया हुआ है. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ वॉश बैक. वॉश बैक जो प्रिंसिपल है इट रेफर्स टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन असेसमेंट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग विद इन द क्लासरूम. एंड वॉश बैक जो है बेसिकली द फीडबैक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. सो कहीं ना कहीं लर्नर और एक ट्रेनर के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल है वो ये प्रिंसिपल, जिससे लर्नर को पता चल जाता है कि उसको क्या कहाँ तक उसने बढ़िया पढ़ाया है ना, मतलब उसके पढ़ाने का तरीका सूटेबल था जिसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट्स मिले हैं, या उसको कहीं इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. और स्टूडेंट के पार्ट पे या ट्रेनीज़ के पार्ट पे ये है कि जो ट्रेनीज़ है उसको किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है. नाउ PC8 is evaluate the collected evidence to check whether it reflects the evidence required to demonstrate competency. So according to rule of evidence अगर हम बात करें so ये बोलता है जो एविडेंस हमने कलेक्ट किया, प्रिंसिपल एविडेंस की बात करी हमने, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट की बात करी. सो जो कलेक्ट हुए हैं वो क्या जो लेवल ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रेनीज़ का वो है, उसके अकॉर्डिंग ये असेसमेंट डिज़ाइन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये असेसमेंट हो रही है, और क्या एक स्टूडेंट जो है उसको परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी शो हो रही है या नहीं हो रही है. Next is PC9. Use judgment to infer whether competency has been demonstrated based on the available evidence and in line with the agreed assessment procedure and plan. So जो हमने evidence collect किए हैं और जो इवेलुएट किया है असेसमेंट को, सो उससे हम ये चेक करेंगे कि डिज़ायर्ड कॉम्पिटेंसी लेवल क्या लर्नर की चेक हो जाएगी इस असेसमेंट से, क्या ये चेक हो रही है ना. और उसको चेक करने के लिए जो हमारे पास एविडेंस है उसी से हम इन्फर कर सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने ये असेसमेंट को कंडक्ट किया था या ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था तो वो अचीव होगी या नहीं होगी, है ना. तो ये चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं. नेक्स्ट PC10 is record assessment decision whether competency mentioned in the assessment criteria has been achieved. अगर आपकी जो असेसमेंट आपने कंडक्ट किया है उससे जो कॉम्पिटेंसी लेवल जो आपने मेंशन किया था उस असेसमेंट में उसको अगर वो हमें फाइंड आउट पता चल रहा है ना, तो हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है. बिकॉज़ फ्यूचर में जब भी असेसमेंट होगी तो हमें उससे कंपेयर करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या डिज़ायर लेवल ऑफ अचीवमेंट या ऑब्जेक्टिव जिसको लेके ये ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता चलेगा. PC11 इज़ आइडेंटिफाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव्ड एज पर असेसमेंट क्राइटेरिया एज वेल एज लर्निंग गैप्स. सो कहीं ना कहीं हमें असेसमेंट से जो कंडक्ट की गई है उससे रिस्पेक्टिव आउटकम जो हमें चाहिए थी, जिसको लेकर हमने ये असेसमेंट कंडक्ट की थी, वो जो क्राइटेरिया जिसको ध्यान में रख के हमने कंडक्ट किया था, तो क्या वो इस असेसमेंट से उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल हो रहा है. अगर फुलफ़िल हो रहा है ना, तो किस लेवल तक फुलफ़िल हो रहा है और कहाँ लर्निंग गैप्स रह रहे हैं जिनको फिल करना हमें ज़रूरी है. बिकॉज़ हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें फुली प्रोफेशनल बनाना है ट्रेनीज़ को, तो वो गैप्स कहाँ पे हमारे कम
रह रहे हैं, कहाँ पे हम ये गैप्स, लर्निंग गैप्स जो छूट रही हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग. नाउ PC12 is provide clear and constructive feedback to the candidate regarding the assessment decision and clearly document follow-up if required. So on the basis of evidence collected from assessment, provide useful comment and suggestion. हमें क्या करना है, जब असेसमेंट चेक हो जाती है, हमें पता चल जाता है, तो हमें क्या करना है, उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है कि हमें उनको कमेंट करना होता है, स्टूडेंट्स को उनको सजेशन देने हैं कि क्या पॉजिटिव आउटकम्स रही, कहाँ कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए आपके बिहेवियर में, आपके प्रोसेस में. और इससे क्या होता है कि इनकरेजमेंट मिलती है, सपोर्ट मिलती है, और कहीं ना कहीं एक पर्सन को डायरेक्शन मिलती है कि राइट डायरेक्शन का क्या है और उसको किस डायरेक्शन में जाना है. सो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के थ्रू ये पॉसिबल है. और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसका डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, सो दैट फ्यूचर के रेफरेंस के लिए यूज़ हो कि किसका ग्राफ जो है इन विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग, किसका ग्राफ जो है हाई जा रहा है और किसका डाउन जा रहा है, वो हमें क्लियर हो जाएगा. PC13 is prepare development plan for the learner to cover the learning gaps as identified in the assessment. So कहीं ना कहीं जब हमने असेसमेंट ले ली है, सो ये जो कई बार क्या होता है, अब ज़रूरी नहीं कि 100% तो हर कोई दे नहीं सकता. सो कई स्टूडेंट्स होंगे जो 100% स्कोर करेंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे जो 90% तक स्कोर करते हैं. सो कहीं ना कहीं जो 90% तक स्कोर कर रहे हैं या बिलो 100 स्कोर कर रहे हैं, तो फाइंड आउट करना है कि कहाँ ये लर्निंग गैप्स रह गए हैं, और इनको फुलफ़िल करने के लिए मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा है ना, उसको मैं कैसे अकॉर्डिंग टू सेशन प्लान किस तरह से अपने अरेंज करेंगे कि जो लर्निंग गैप्स, जिन जो बिग स्टूडेंट्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट करवा के उस लेवल तक, ए ग्रेड तक लेकर आया जा सके. सो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह का मेरा डेवलपमेंट प्लान, क्या स्ट्रैटेजीज़ मुझे फॉलो करनी है और किस तरह से ये स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है. ठीक है. सो आज हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम जो है असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया कि क्या किस तरह से असेसमेंट को कंडक्ट करना है, क्या पर्पसेस रहते हैं असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए, किस तरह के प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं असेसमेंट डेवलपमेंट करने के लिए, और जो एविडेंस हमें कलेक्ट होते हैं उससे क्या पता चल जाता है, या हमें चेक करना है कि क्या उससे जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में कितने लेवल तक स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हुआ है, ये कैंडिडेट को अंडरस्टैंड हुआ है, वो पता चल जाता है ना. और ये जो एविडेंस हैं ये फ्यूचर रेफरेंस में कितना हेल्पफुल हैं, और इन जो ये एविडेंसेस हैं, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज है वो अचीव हो रहा है या नहीं है, इसके बारे में पता चल जाता है. और कहीं कोई लर्निंग गैप रह रहा है तो उसको कैसे डेवलपमेंट प्लान बना के इम्प्रूव करवाना है, सो दैट कि सभी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो हमारे सेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके. और उसके लिए क्या है, हर स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देना है, जिसमें उसको सजेशन और लेवल ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताने हैं. सो आज हमने स्टडी किया एलिमेंट 2 अंडर द क्वालिफिकेशन पैक, दैट इज़ अंडरटेक असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड. यह हमने स्टडी किया जिसमें हमने एलिमेंट 2 किया कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फ्रॉम